नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम पिछले सप्ताह के कंप्लीट जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करते हैं। साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। शुरुआत करते हैं सारणी के साथ में। टोटल 35 क्वेश्चन है दोस्तों। खेल से हमने 8 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति की बात करें तो 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से भी 5 क्वेश्चन है। पुरस्कार से 3 क्वेश्चन है। रक्षा से भी 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो 1 क्वेश्चन है। विविध से 10 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ए है वंदना कटारिया, बी है सविता पूनिया, सी ऑप्शन है रानी रामपाल और डी है संगीता कुमारी। तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी, वो कौन है? रानी रामपाल। क्लियर है? अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो बात करें रानी रामपाल की तो ये पूर्व महिला हॉकी टीम की कप्तान है। कप्तानी कर चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम की। साथ ही इनको भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय हॉकी की रानी किसे कहा जाता है? रानी रामपाल को। इसके अलावा बात की जाए हॉकी इंडिया द्वारा रानी रामपाल की जो जर्सी नंबर कितनी है 28, उसको भी सेवानिवृत्त करने का फैसला कर लिया है। इनकी जो इसकी जर्सी है इनकी 28 नंबर, उनको भी रिटायरमेंट कर दिया गया है। और जो स्टेडियम है रायबरेली स्टेडियम, उसका नाम बदलकर अब रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। इनके नाम पर जो स्टेडियम था पहले रायबरेली स्टेडियम, उसका नाम बदलकर रानी रामपाल जी के नाम से रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम कर दिया गया है। और इनको 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे। हाल ही में वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? ए है 19, बी है 9, सी है 10 और डी है 12। तो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में पड़ता है, वहाँ पर किया जाएगा। और इसमें जो है वो 9 गेम्स को बाहर कर दिया गया है। टोटल गेम्स 19 थे, परंतु 9 गेम्स को इनके द्वारा बाहर कर दिया गया है। अब जो गेम होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पर 10 गेम्स होंगे। ठीक है, टोटल कितने थे? 10 + 9 थे 19। अब जो ये 9 गेम है इनको बाहर कर दिया गया है उनको। और टोटल जो गेम खेले जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में, वो कितने खेले जाएंगे? 10 गेम। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। कॉमनवेल्थ खेलों का 23वां संस्करण होगा, जो होगा ये कहाँ पर होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में पड़ता है, जो कि 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026, यानी कि 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक ये आयोजन किया जाएगा। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन उन्होंने वित्तीय कमी की वजह से ये कैंसिल कर दिया था। इस वजह से ग्लासगो ने ये कराने का निर्णय लिया है। परंतु इनके द्वारा 10 गेम्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किस किस गेम को बाहर किया गया है इस गेम में? इस कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश, शूटिंग, टेबल टेनिस, ट्रायथलन और आर्चरी जैसे प्रमुख खेलों को बाहर कर दिया गया है। यानी कि 9 गेम है ये, इनको बाहर कर दिया गया है। तो टोटल गेम जो होंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में, वो 10 गेम्स में ही ये टूर्नामेंट चलने वाला है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शतरंज में 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार कर दूसरे भारतीय बने हैं? ये रेटिंग होती है ग्रैंड मास्टर में ELO, इसकी जो 2800 रेटिंग है उसको पार कर करके ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि दूसरे भारतीय बने हैं। कौन है? ऑप्शन देखते हैं। रमेश बाबू, प्रज्ञानानंद, बी है पेंटला हरिकृष्णा, सी है अर्जुन एरेगेसी और डी है डी गुकेश। तो कौन है? अर्जुन एरेगेसी। इनसे पहले दोस्तों बात की जाए तो भारत के एकमात्र विश्वनाथ आनंद थे, जो कि 2800 ELO रेटिंग है उसको प्राप्त किया था। अभी जो इस श्रेणी में है वो अर्जुन एरेगेसी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया, यानी कि दूसरे भारतीय बन गए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में WTT चैंपियंस
मॉन्टपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ए है साथियान ज्ञानशेखरन, बी है श्रीजा अकुला, सी है मनिका बत्रा और डी है अंकिता रैना। तो बात की जाए दोस्तों WTT चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मॉन्टपेलियर में किया जा रहा है, जो कि फ्रांस का एक शहर है। और इस जो टूर्नामेंट की बात करें हम तो WTT चैंपियनशिप की, तो इसमें टॉप 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय जो टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है वो कौन बनी है? मनिका बत्रा। इससे पहले टॉप 8 में कोई भी भारतीय पुरुष या महिला शामिल नहीं हुए थे और ये पहली भारतीय है जिनके द्वारा WTT चैंपियनशिप में टॉप 8 में इनके द्वारा स्थान हासिल किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी ऑप्शन है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए दोस्तों तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2000 कौन से में हुई थी? 11 में हुई थी, है ना। 2011 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और ये जो टूर्नामेंट है ये 2024 का ये कौन सा है? 12वां संस्करण है, जो कि कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया के दमन दया स्टेडियम में। क्लियर है? इसके अलावा बात की जाए ये जो टूर्नामेंट है इसमें अंडर 21 एज के खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो अपनी टीम थी, भारतीय टीम जिनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था, इस टीम के जो मुख्य कोच थे वो कौन थे? PR श्रीजेश, जिनके द्वारा 2 बार ओलंपिक में पदक जीता गया है। ठीक है। और कप्तान की बात करें हम तो आमिर अली इस टीम के कप्तान थे। क्लियर? आगे बात करते हैं। हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? अंडर 23 यानी कि 23 साल की एज से कम विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ए है अजरबैजान, बी है कजाकिस्तान, सी है अल्बानिया और डी है जापान। तो कहाँ किया गया था? अल्बानिया में। ठीक है। इसके आयोजन की बात करें तो 21 से 27 अक्टूबर को अल्बानिया का जो एक शहर है तिराना, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। अंडर 23 एज के खिलाड़ी है इसमें। क्लियर? आगे बात करते हैं। हाल ही में जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें सुकांत कदम द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए है 8, बी है 10, सी है 9 और डी है 12। तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। ठीक है। इनमें बात करें तो 1 गोल्ड मेडल है, 1 रजत पदक है और 7 कांस्य पदक है। टोटल 9 पदक हैं जो भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीते गए। और जो एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? अपने
चिराग छिकारा ने। ये है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ये लड़े थे और इनके द्वारा ये एकमात्र गोल्ड मेडल जीता गया। टोटल मेडल की बात की जाए तो 9 मेडल भारतीय टीम ने जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है? नीना मल्होत्रा जी को। ए है रूस, बी है स्वीडन, सी है फ्रांस और डी है अर्जेंटीना। तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी की बात की जाए तो इनको भारत का जो अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वो स्वीडन देश में किया गया है। ठीक है, ये 1992 बैच की IFS अधिकारी हैं नीना मल्होत्रा जी, और इससे पहले ये इटली, सैन मारिनो गणराज्य और रोम में संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारतीय राजदूत के रूप में भी ये कार्य कर चुकी है। अब इनको स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है S गोपाल कृष्णन, बी है राकेश रंजन, सी है मनोज देसाई और डी है दीपक कुमार। तो SSC जो यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी S गोपाल कृष्णन जी को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले ये थे राकेश रंजन जी। अब इनकी जगह ये इन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली है राकेश रंजन जी ने। अब इनकी जगह S गोपाल कृष्णन को SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और ये 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं S गोपाल कृष्णन जी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए है इंडोनेशिया, बी है वियतनाम, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी है मलेशिया। तो लुओंग कुओंग की बात की जाए तो ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्या होगा राइट आंसर? वियतनाम। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया, वे कौन थी यानी कि किस क्षेत्र से थी वो? ए है भौतिक विज्ञानी, बी है शिक्षाविद, सी ऑप्शन है इतिहासकार और डी है अर्थशास्त्री। तो रोहिणी मधुसूदन गोडबोले की बात की जाए तो ये इनका संबंध भौतिक विज्ञान से था। ठीक है, भौतिक विज्ञानी थी और इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका जो योगदान था वो बहुत ही सराहनीय था। इस वजह से इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए नेशनल आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है अनिल कपूर, बी है राजकुमार राव, सी है अनुपम खेर और डी है पंकज त्रिपाठी। तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए जो नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? राजकुमार राव को। फिल्म अभिनेता हैं राजकुमार राव, इनको अभी नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं। अब ये स्थान से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में RTI संग्रहालय यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन की आधारशिला रखी गई है? ए है जोधपुर, बी है जयपुर, सी है ब्यावर और डी है जैसलमेर। तो राजस्थान का एक शहर है ब्यावर, वहां पर RTI संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य की बात की जाए तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डिजिटल बहिष्कार को उजागर करना इस RTI संग्रहालय का आधारशिला रखने का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है नई दिल्ली, बी है काठमांडू, सी है मनीला और डी ऑप्शन है दोदामा। तो जर्मन बिजनेस के 8वें एशिया प्रशांत सम्मेलन की बात की जाए तो अपने दिल्ली में किया गया था। ठीक है, उद्घाटन समारोह में की बात की जाए तो इसमें अपने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की भौतिक, डिजिटल और सामाजिक ढांचागत क्षमता और जर्मनी की अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता जब एक साथ आएगी तो यह विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो अपने वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, इनके द्वारा ये मत
बोला गया था। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में देश का पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत। देश का पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ए है वडोदरा, बी है वाराणसी, सी है रांची और डी है पुणे। तो कहां किया गया है? वडोदरा में, गुजरात वडोदरा। ठीक है। और इस उद्घाटन समारोह की बात की जाए तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा स्पेन के प्रधानमंत्री थे पेड्रो सांचेज, इनके द्वारा ये जो वडोदरा है उसमें C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। यानी कि दोस्तों ये विमान है, इसका निर्माण किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आने वाले एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा। तो याद रखना है, वडोदरा में भारत का पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन कहां किया गया? ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है सूरत और डी है बेंगलोर। तो कहां किया गया है? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन के आयोजन दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में किया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। इसके विषय की बात की जाए, चाणक्य रक्षा वार्ता के विषय की, तो क्या विषय था? राष्ट्र निर्माण के प्रेरक तत्व, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन ही इस चाणक्य रक्षा वार्ता का मुख्य विषय था। और उद्देश्य की बात करें हम तो भारत की रणनीतिक दिशाओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं का विश्लेषण करना ही इस चाणक्य रक्षा वार्ता का मुख्य आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कहा एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र और डी है ओडिशा। तो नई मिसाइल परीक्षण रेंज की मंजूरी मिल गई है भारत सरकार की तरफ से। वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की भी बात करें हम तो आंध्र प्रदेश के नागयालंका में ये मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी मिली है। पुरस्कार की बात करें तो हाल ही में वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना किस मंत्रालय ने लागू की है? ए है सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय, बी है पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग, सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। यानी कि वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम युवा जो उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार की शुरुआत की है वो किसके द्वारा की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। क्या है ये? सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना यानी कि पीएम यशस्वी लागू की है। इसके उद्देश्य की बात करें हम तो अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त जनजातियों के छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना ही इस जो छात्रवृत्ति देने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो पीएम यशस्वी योजना है, इसके द्वारा किसके द्वारा शुरू की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस पुरस्कार को बंद करने की घोषणा की है? उसके जगह अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम शुरू किया जाएगा। ए है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी है पद्मश्री पुरस्कार और डी है खेल रत्न पुरस्कार। तो किस अपने पुरस्कार को बंद करने की घोषणा हो गई है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसकी बात करें दोस्तों तो 1991 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ये खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का जो खेल में जो सबसे हाईएस्ट पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? खेल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। पहले ये 1991 में शुरू हुआ था, उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, परंतु 2021-22 की बात करें हम तो इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। परंतु अब इसके नाम चेंज करने की घोषणा हो गई है। अब इसका जो नाम है वो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए है एसबीआई,
बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है HDFC और डी है बंधन बैंक। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसने जारी किया है ये? अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है, उसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है SBI के जो अपने चेयरमैन है CS शेट्टी साहब उनके द्वारा ये पुरस्कार ग्रहण किया गया है। और अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है, उसके द्वारा 2024 का भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? SBI को। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने एयर कुशन वाहन यानी कि ACV खरीदने का समझौता किया है? A है 6, B है 8, C है 10 और D है 12। कितने खरीद रहे हैं? 6। स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप, यानी कि भारत में ही इसका निर्माण किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के आधार पर इसको बनाया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 387.44 करोड़ की लागत से 6 एयर कुशन वाहन की खरीद के लिए चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा के साथ ये समझौता किया गया है। ठीक है, इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना ही ये एयर कुशन वाहन बनाने का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है? ए है इजराइल, बी है रूस, सी है जर्मनी और डी है अमेरिका। तो भारत ने किस देश के साथ अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? जर्मनी। भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पहला जो समुद्री साझेदारी अभ्यास वो जर्मनी के साथ भारत का हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हिंद महासागर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश की बीच आयोजित किया गया है? ए है श्रीलंका, बी है फ्रांस, सी है पुर्तगाल और डी ऑप्शन है आपका सिंगापुर। तो एक्सरसाइज सिम्बेक्स की बात करें हम तो किसके साथ? भारत और सिंगापुर के साथ। सिंगापुर भारत, क्या नाम है इसका? सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? सिम्बेक्स। ये 31वें नंबर का संस्करण था जो कि 23 से 29 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? तो सिम्बेक्स है। ठीक है, और कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में। और 31वें नंबर का ये संस्करण है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ए है मिस्र, बी है मोरक्को, सी ऑप्शन है केन्या और डी है दक्षिणी अफ्रीका। तो अभी WHO द्वारा मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और WHO की मुख्यालय की बात करें हम तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? आगे बात करते हैं। अभी विविध से सारे सवाल आएंगे। हाल ही में ओडिशा तट पर आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? ए है फानी, बी है वायु, सी है अम्फान और डी है दाना। अभी ओडिशा तट पर एक तूफान आया था, उसका नाम क्या है? दाना। और जो भी तूफान आता है दोस्तों उसका नामांकन होता है। और जो ये तूफान था दाना, इसका नाम किस देश ने दिया है? कतर ने। कतर के द्वारा ये नाम दिया गया है दाना। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य से उत्पन्न हुआ था। और जो दाना है इसका अरबी भाषा में क्या मतलब होता है? उदारता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सरकार ने सरदार पटेल जी की कौन सा जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी उत्सव शुरू किया है? ए है 50वीं जयंती, बी है 100वीं जयंती,
सी है 150 यानी 150वीं जयंती और डी है 200वीं जयंती। तो बात करें सरदार पटेल जी की तो 150वीं जयंती, 150वीं जो जयंती है 31 अक्टूबर को आएगी, उसको 2024 से, यानी कि अमित शाह जी ने घोषणा की है कि 2024 से 2026 तक 2 साल तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया जाएगा अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो 2 साल तक चलने वाला है। अमित शाह जी जो है अपने गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में नई दिल्ली में इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल प्रिवेक्शन सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? ए है अमित शाह, बी है निर्मला सीतारमण, सी है पीयूष गोयल और डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या है ये जो फ्रॉड्स कॉल आते हैं विदेशों से, उनको बंद करने के लिए कंपनी के साथ समझौता किया गया है। अब जितने भी फ्रॉड्स कॉल आएंगे उनको स्पैम में डाला जाएगा या फिर ब्लॉक किया जाएगा। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास नंबर इनके द्वारा ब्लॉक किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में 21वें पशुधन गणना अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ए है पीयूष गोयल, बी है सर्बानंद सोनोवाल, सी है राजीव रंजन जी और डी है शिवराज सिंह चौहान। तो 21वीं पशुधन गणना अभियान की शुरुआत राजीव रंजन जी द्वारा की गई है। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन जी। इनके द्वारा 21वीं पशुधन जनगणना की शुरुआत नई दिल्ली से की गई है। ठीक है, और पशुधन जनगणना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1919 में की गई थी और ये हर 5 साल में इसकी जनगणना की जाती है। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है एनवीडिया, सी है गूगल और डी है मेटा। तो किसके द्वारा रिलायंस ने भी हाथ मिलाया है? एनवीडिया। ये अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, यूएसए की कंपनी है ये एनवीडिया। इसके द्वारा अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की जा रही है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ की जा रही है? ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है चीन और डी है रूस। तो कहाँ की जा रही है? रूस में। और ये 16वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन है। पिछला जो हुआ था 15वें नंबर का वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। इस बार रूस में किया जा रहा है और रूस के कजान शहर में। कहाँ पर? रूस के कजान शहर में किया जा रहा है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता की समय सीमा कितनी अवधि के लिए बढ़ा दी गई है? ए है 2 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 10 वर्ष। तो कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में बीएसएनएल के नए लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ए है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है पीयूष गोयल और डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीएसएनएल का जो लोगो है वो अभी चेंज कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार का लोगो है। ठीक है, ये जो राउंड शेप में है ये अपना केसरिया रंग का हो गया है, ये ग्रीन कलर का है, ये वाइट कलर का हो गया और बीएसएनएल कनेक्टिंग भारत लिखा हुआ है, इसको चेंज कर दिया गया है। और ये लोगो किसके द्वारा अनावरण किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। क्लियर है, आगे बात करेंगे। हाल ही में इंडिया एआई और मेटा ने किस आईआईटी संस्थान में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन स्थापित करने की घोषणा की है? ए है आईआईटी रुड़की, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी जोधपुर और डी है आईआईटी मद्रास। बताइए। आईआईटी जोधपुर राजस्थान में है और यहाँ इनके साथ ये घोषणा की है कि एआई
के द्वारा इस सेंटर में सृजन स्थापित की जाएगी, यानी कि सेंटर फॉर जनरेटिव एआई। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखें, अंतिम सवाल है आज का। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? ए है 15 लाख, बी है 20 लाख, सी है 25 लाख और डी है 30 लाख। तो पहले 10 लाख जो राशि थी मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत जो अपन लोन लेते थे, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 लाख रुपए कर दिया है। क्लियर है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।